स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। CH-101 निधि का आहान को आई लव यू कहना और निधि का सरप्राइज। आहान वहां बिना रुके ही अपने विला की तरफ आ गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आ गया, लेकिन कमरा पूरा अंधेरे से भरा हुआ था, जिसे देख आहान की आंखें छोटी हो गई और वो जैसे ही लाइट लगाने वाला था, कमरे में हल्की रोशनी हो गई, जिसे देख आहान का चेहरा सर्द हो गया। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और अपने जेब से बंदूक निकालकर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे जाने लगा। तभी उसकी नज़र बालकनी की तरफ गई, जहां सी पॉइंट था और कुछ पानी बालकनी के अंदर आ रहा था। आहान धीरे से बालकनी की तरफ आया तो उसकी नज़र सामने खड़ी लड़की पर गई, जिसमें ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। पीछे से ब्लाउज का गला पूरा ब्लैकलेस था, पर एक डोरी थी। साड़ी पूरी कमर से नीचे तक थी, जिस कारण वो लड़की बहुत सेक्सी और हॉट लग रही थी। आहान उसे देख हैरान हो गया और अपने बंदूक को जेब में रखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या करने आए हो? और मुझे पूछे बिना तुम इतनी दूर आई कैसे, वो भी अकेले? निधि ने आहान के हाथ को पकड़ा और वहां रखे टेबल पर बैठाते हुए बोली, मैं आपके लिए आई हूँ और आप गुस्सा कर रहे हैं। आहान ने उसे घूर कर देखा तो निधि ने अपना सर झुका लिया और अपने पल्लू को कंधे पर चढ़ाकर बोली, ठीक है, अगर आप मेरे अनेक खुश नहीं है तो मैं जा रही हूँ, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। आहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने गोद में बैठाते हुए बोला, खाना सर्व करो, मुझे भूख लगी है। आहान की बात सुनकर निधि ने एक प्लेट में खाना निकाला और आहान को अपने हाथों से खिलाने लगी, जिसे देख आहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथों से निधि को खाना खिलाया। दोनों भी खामोश थे। खाना खाने के बाद आहान ने निधि को देखते हुए कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। निधि ने हाँ में जवाब दिया और वही लकड़ी पर बैठकर अपने पैरों को पानी में डालकर रात के शांत वातावरण को देखने लगी। चांद की रोशनी पूरे पानी में फैली हुई थी और पूरा नज़ारा खूबसूरत हो गया था। थोड़ी देर बाद आहान फ्रेश होकर आ गया। उसने जाकर निधि को देखा और पानी में उतरकर निधि को भी पानी में खींच लिया, जिससे निधि सीधा आहान के सीने से जा टकराए। आहान ने उसे संभाल लिया और खामोशी से उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। निधि भी उसके आंखों में देख रही थी। साइड में धीमा म्यूजिक बज रहा था, जिस कारण चारों तरफ का नज़ारा रोमांटिक हो रहा था। हल्की बूंदी बारिश हो रही थी और आहान निधि के चेहरे को भीगा रही थी। फिर भी दोनों अपनी पलकें झपकाए बिना एक दूसरे को देख रहे थे। आहान ने निधि के कमर को पकड़ लिया और पानी में स्टेप्स करने लगा। निधि शर्माते हुए उसका साथ दे रही थी। आहान आज अलग ही मूड में था। आज वो निधि को बातों से नहीं आंखों से छेड़ रहा था। मेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। आहान ने निधि के कमर को ट्विस्ट किया और उसके पीठ को एक झटके में अपने सीने से लगा लिया। उसने एक हाथ से निधि के बालों को आगे किया और उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी टिकाकर उसके साथ डांस स्टेप करने लगा। साथ छोड़ूंगा ना, तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरें लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। आहान निधि के कमर को धीरे धीरे सहला रहा था, जिससे निधि का शरीर अकड़ रहा था। बारिश गिर रही थी, जिस कारण निधि ठंड से कांप रही थी। आहान ने उसे पूरी तरीके से अपने बाहों में जकड़ लिया था ताकि निधि को ठंड कम लगे। सोन तेरी मैं कसम यही खाऊंगा कि ते वादे नू मैं निभाऊंगा, तुझे हर वारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, ना ना ना। और ये बारिश होने के कारण समुद्र में लहरें तेजी से आ जा रही थी। आहान और निधि पूरे भीगे हुए थे और एक दूसरे को खामोशी से महसूस कर रहे थे। लखा तो जुदा मैं हुई तेरी खातिर तू ही मंजिल, दिल तेरा मुसाफिर, लखा तो जुदा मैं होया तेरी खातिर तू ही मंजिल, मैं तेरा मुसाफिर, रब नू भुला बैठा तेरे करके मैं हो गया काफिर। आहान ने निधि को गोद में उठा लिया और उसे लेकर विला के बालकनी में बने सीढ़ियों पर बैठा दिया और खुद उसके आगे बैठकर अपने सर को उसके गोद में रख दिया। उसे ऐसे देख निधि ने आहान के बालों में हाथ घुमाया और उसके माथे को चूमते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे सडू। निधि की बात सुनकर आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने निधि को देखा और अपने आप को उसकी तरफ मोड़कर उसके दोनों थाई पर अपने हाथों को फोल्ड करके रख दिया। निधि ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसके दोनों आंखों को चूमते हुए बोली, आई। फिर निधि ने उसके दोनों गालों को चूमते हुए कहा, लाओ। निधि की बात सुनकर और हरकत देखकर आहान के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई और वो निधि के आगे के शब्द सुनने के लिए उसे प्यार से देखने लगा। उसके आंखों में अलग ही चमक थी। निधि ने उसके होठों पर अपने होठ रखे और उसे हल्का सा चूम कर बोली, आई लव यू माई ब्लैक किंग कोबरा। तेरे लिए मैं जहां से टकराऊंगा सब कुछ खोके तुझको ही पाऊंगा, दिल बनके मैं दिल धड़काऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। निधि की बात सुनकर आहान के खुशी को कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने झट से निधि के चेहरे को पकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। निधि ने भी आहान को कसकर पकड़ लिया और वो दोनों एक दूसरे के होठों से अपने जज्बात बयां करने लगे। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कित्ते वादियां नू मैं निभाऊंगा, तुझे हर वारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। थोड़ी देर बाद आहान ने निधि को छोड़ दिया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। निधि का चेहरा लाल हो गया था और वो ठंड से कांप रही थी।
आहान ने उसे गोद में उठा लिया और कमरे में अंदर ले आया, जिसे देख निधि बोली, मुझे नीचे उतारिए। निधि की बात सुनकर आहान ने उसे नीचे उतार दिया। निधि ने लाइट ऑन की और आहान को एक टेबल की तरफ लेकर चली गई। टेबल पर केक रखा हुआ था, जिसे देख आहान ने निधि को देखते हुए कहा, ये सब तुमने कब किया? निधि उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, आपके जाने के बाद मैं एयरपोर्ट आ गई थी। वहाँ रोनित भाई थे और अंश भाई भी थे। मैं उनके साथ यहाँ आई और फिर अंश भाई चले गई और रोनित भाई मुझे यहाँ लेकर आ गए। आपके गार्ड्स ने सामान लाने में हेल्प की और फिर मैंने पूरे दिन इस कमरे को सजाया। आहान प्यार से निधि को बाहों में भरते हुए बोला, और अगर मैं बीच में विला आ जाता तो? निधि उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ में नाइफ देते हुए बोली, आप नहीं आते। ये बात मुझे पता थी क्योंकि रोनित भाई से मैंने कहा था वो पूरा दिन मेरे सडू को बिजी रखे ताकि मैं अपना काम कर सकूं। आहान केक कट किया और निधि को खिला दिया, जिसे देख निधि ने भी केक उठाया और जैसे ही आहान को खिलाने वाली थी, आहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके गाल पर वो केक लगा दिया। आहान के हरकत से निधि का मुंह बन गया और वो नाराजगी से बोली, कालिया नाग, आपने ये क्या किया? आहान ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके गाल पर लगे केक को अपने होठों से खाने लगा। आहान के हरकत से निधि के बॉडी में बिजली सी दौड़ गई। उसने कसकर अपने भीगी हुई साड़ी को पकड़ लिया और तेज तेज सांसें लेने लगी। आहान उसके गालों से होते हुए उसके होठों तक आ गया। निधि ने अपने कैप्टे होठों से आहान से कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आहान निधि की बात सुनकर रुक गया और धीरे से बोला, जाओ जाकर चेंज करके आओ। आहान की बात सुनकर निधि उसे देखते हुए बोली, आपको गुस्सा आया? आहान उसे देखते हुए डेविल स्माइल लिए बोला, पूरी रात हमारी है स्वीटी पाए। आहान की बात सुनकर निधि शर्माते हुए जाते हुए बोला, हाथ लगूंगी तब ना सडू। इतना कहकर निधि बाथरूम में भाग गई। आहान ने डेविल मुस्कान लिए कहा, अब तुम कहाँ भगोगी स्वीटी पाए? अब तो तुम्हारा हाले दिल भी मुझे पता चल गया है। अब चाह कर भी तुम मुझसे बच नहीं सकती। आहान ने अलमारी से कपड़े निकाले और उसे पहन लिए। थोड़ी देर बाद निधि बाहर आई। निधि ने देखा आहान सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। निधि जाकर उसके पास बैठ गई। आहान ने उसे कॉफी का मग देते हुए कहा, पी लो, अच्छा लगेगा। निधि उसके हाथ से मग लेते हुए बोली, क्या बात है, आज सडू कोबरा को मुझ पर बड़ा प्यार आ रहा है। निधि की बात सुनकर आहान निधि को छेड़ते हुए बोला, बकरी को हलाल करने से पहले बहुत प्यार से खिलाया जाता है, तुम्हें पता नहीं? आहान के बात का मतलब समझते ही निधि ने आहान को गुस्से से घूर कर देखा और उसके पीठ पर मारते हुए बोली, कितने बेशर्म हो आप। आहान, सच में? निधि ने अपना चेहरा घुमा लिया और आहान के बाह से टिक कर बैठ गई। आहान ने उसे प्यार से देखा और अपना लैपटॉप बंद करके उसके साथ कॉफी पीने लगा। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, साथ छोड़ूंगा ना, तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरें लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। कॉफी पीने के बाद निधि ने आहान को देखा और टीवी ऑन करके उस पर मूवी लगा दी। आहान ने निधि को अपने बाहों में भर लिया और दोनों मूवी देखने लगे। दूसरी तरफ इंग्लैंड अंश एक होटल में रुका हुआ था। शाम को मीटिंग थी जिसकी तैयारी वो कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा उसे आहान का फोन आ रहा है। आहान ने फोन उठाकर कान पर लगाया। दूसरी साइड से आहान की आवाज आई, डी 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ की कर दो और तुम्हें ईमेल भेजा है, उसे चेक कर लो। अंश आहान की बात सुनकर बोला, पागल हो गए हो क्या आहान, इस डी में इतना इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है यार, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आहान उसकी बात सुनकर अपनी सख्त आवाज में बोला, तेरे लिए मेरी जान भी हाजिर है, ये 5 करोड़ कुछ भी नहीं है, जरूरत पड़े तो और 1-2 बढ़ा दो, और अपना ध्यान रखना। आहान की बात सुनकर अंश हंसते हुए बोला, कितना खड़ूस हो तुम, ये बात कहने के लिए भी कितना सोच रहा है, पता नहीं भाभी के सामने क्या करता होगा। अंश की बात सुनकर आहान ने अपनी कड़क आवाज में कहा, शट अप, ज्यादा मत बोल और अपने ऊपर ध्यान दो। इतना कहकर आहान ने फोन कट कर दिया। कुछ देर बाद उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। अंश ने देखा उनके ऑफिस का मैनेजर था जो अंश को बुलाने आया था। अंश ने हाँ कहा और उसके साथ चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक छोटे से घर के सामने खड़ा था। तभी उसके सामने नील आया और उसे हैंडशेक करते हुए बोला, वेलकम मिस्टर रहेजा। अंश ने सर हिलाया और अंदर जाने लगा। उसकी नज़र चारों तरफ घूम रही थी। तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे 2 लोगों पर पड़ी, जिसे देख अंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। CH-102 आहान दिल निधि के रोमांटिक पल। अंश ने सर हिलाया और अंदर जाने लगा। उसकी नज़र चारों तरफ घूम रही थी। तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे 2 लोगों पर पड़ी, जिसे देख अंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ईशा एक लड़के के साथ घर से बाहर आ रही थी। वो दोनों हंस कर बातें कर रहे थे। अंश को ये देख बहुत गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से से ईशा को देखा। ईशा जो उस लड़के साथ हंस कर बातें कर रही थी, उसकी नज़र सामने खड़े अंश पर चली गई। अंश को देख ईशा एकदम से खामोश हो गई। उसने अंश को देखकर वापस घर के अंदर चली गई। ये देख अंश को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ।
उसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और नील के साथ गार्डन में बने सोफे पर बैठ गया। अंश ने गहरी सांस ली और नील के साथ मीटिंग करने बैठ गया। वही ऊपर कमरे के बालकनी से ईशा अंश को देख रही थी। उसके आंखों में आंसू थे और वो अपलक अंश को देख रही थी। दूसरी तरफ आहान और निधि एक दूसरे के पास बैठकर मूवी देख रहे थे। आहान के हाथ निधि के कंधे पर थे और दूसरा हाथ उसका सोफे पर था। आधी मूवी देखने के बाद आहान ने निधि को देखा और बोला, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? निधि ने आहान को देखते हुए कहा, आए है, लेकिन आपके साथ बैठना है मुझे। आहान ने उसके थाई पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मेरे पास ही हो, फिर ये ऐसे बैठने का क्या मतलब? निधि ने आहान के हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आहान उसके आंखों में देखते हुए बोला, तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो स्वीटी पाए। निधि ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए आहान को देखा और बोली, मैंने तो आपको छुआ तक नहीं और आप सेड्यूस भी हो गए? आहान ने उसे एक झटके में अपने गोद में खींच लिया और उसके कमर को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें मुझे सेड्यूस करने के लिए छूने की क्या जरूरत है स्वीटी पाई, तुम तो मुझे ऐसे ही मार देती हो। निधि उसके कंधे पर हाथ रखकर शर्माते हुए बोली, बहाने मत बनाए आप, मुझे अच्छे से पता है, जरूर आपके अंदर का डेविल कोबरा फूस फूस करने के लिए बेकरार हो रहा है। आप मुझे कैसे परेशान करें यही सोच रहे हैं ना? मैं नहीं फंसने वाली आपके जाल में। आहान ने निधि को देखा और डेविल स्माइल करते हुए बोला, लेकिन मैंने तो तुम्हें किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोला, तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो। निधि ने आहान के आंखों में देखा। आहान की आंखें अलग तरीके से चमक रही थी। उसके चेहरे के भाव और बढ़ते दिलों की धड़कन निधि अच्छी तरीके से सुन पा रही थी, जिसे सुनकर निधि ने अपना सर शर्म से झुका लिया। आहान ने उसके चेहरे को पकड़ लिया और उसके आंखों में देखने लगा, जिसे देख निधि अपनी आंखें इधर उधर घुमाते हुए बोली, आप मुझे ऐसे मत देखिए। आहान ने उसे अपने करीब करते हुए कहा, मेरी आंखें, मेरे वाइफ मैं तो देखूंगा। निधि ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है। आहान ने उसे छोड़ दिया और बोला, और जाओ, जाकर सो जाओ। निधि ने उसे देखा और जाकर बेड पर लेट गई और आहान को देखते हुए खुद से बोली, ये सडू इतना शांत क्यों है? पहले तो मेरे मुंह से आई लव यू सुनने के लिए मरे जा रहा था, अब इसे क्या हुआ? आहान ने टीवी ऑफ की और जाकर निधि के पास लेट गया। निधि ने अपना मुंह बनाया और खुद से बोली, जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, मैं भी देखती हूँ कितना खुद को रोकते हैं। इतना कहकर निधि ने अपनी आंखें बंद की और सोने का नाटक करने लगी। आहान बड़े मजे से उसे देख रहा था। उसने धीरे से निधि के कमर पर हाथ रखा और अपने हाथ को निधि के पेट तक ले गया। निधि अपनी आंखें बंद कर आहान की हरकतें महसूस कर रही थी। आहान ने निधि के बाथरोब का नॉट अपने उंगली में फंसाया और एक झटके में उसे खींच लिया। आहान के हरकत से निधि ने कसकर अपनी आंखें बंद कर दी। आहान ने उसे अपने तरफ खींच लिया और उसके ऊपर आकर निधि के आंखों में देखते हुए बोला, खुद के पति से प्यार करने के लिए इतना क्या सोचना? इतना कहकर निधि के जवाब का इंतजार किए बिना आहान ने निधि के होठों पर अपने होठ रख दिए, जिसे महसूस कर निधि ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। आहान उसके होठों को बेसब्री से चूमे जा रहा था। आज दोनों के अंदर उठ रहे जज्बात उनके एक्शन से बयां कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को पाने के लिए कितने तड़प रहे थे। निधि आहान का पूरा साथ दे रही थी। आहान उसके होठों को इस कदर चूम रहा था जैसे सदियों बाद किसी प्यासी को पानी पिलाया गया हो। आहान लगातार निधि के होठों को स्मूच कर रहा था, जिस कारण जल्द ही निधि की सांसें उखड़ने लगी। आहान ने उसे छोड़ दिया और उसके गर्दन में अपना मुंह डालकर उसके गर्दन पर किस करने लगा। उसके होठों और हाथ निधि के शरीर पर घूम रहे थे। दोनों भी इतने दिनों बाद एक दूसरे में खो रहे थे। दोनों की बढ़ती धड़कनें और चलती तेज सांसें उनके प्यार के एहसास को अच्छी तरीके से बयां कर रहे थे। आहान धीरे धीरे वाइल्ड होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद निधि के कपड़े बेड के नीचे पड़े हुए थे और उस कमरे में निधि के सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। ना जाने रात के किस पहर में आहान निधि के पास लेट गया था। इस बात की खबर दोनों को ना थी। निधि थककर सो चुकी थी। अगली सुबह निधि आराम से सो रही थी। उसके चेहरे पर धूप कभी आ रही थी तो कभी जा रही थी, जिससे परेशान होकर निधि ने अपने चेहरे को ब्लैकेट से ढकते हुए चीर कर कहा, ये सूरज क्यों इतनी सुबह आ गया? अभी तो सोई थी मैं, ठीक से आंखें भी बंद नहीं की थी कि ये आ गया सबको उठाने। आहान निधि की हरकतें देखते हुए बोला, स्वीटी पाई, सुबह नहीं दोपहर के 2 बज रहे हैं और तुम्हें अभी तक ये बस सुबह नजर आ रही है। आहान की बात सुनकर निधि हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गई, जिस कारण उसके पूरे बॉडी में एक दर्द की लहर दौड़ गई। उसने कहराते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर दी और सिसकियां लेते हुए गुस्से से बोली, कैसे जानकर बन गए थे आप सडू? मेरे पूरे बदन में तेज दर्द हो रहा है। आप सच में एक डेविल है, कोबरा डेविल। जैसे नहीं बड़े से सांप के इंसान के बदन से लिपट जाता है, वैसे ही आपने मुझे तबीयत से प्यार किया है। आहान उसकी बात सुनकर उसके पास बैठते हुए बोला, गलती भी तो तुम्हारी थी स्वीटी पाई, इतने दिन से मुझे तड़पा रही थी, इसका बदला था ये, ऊपर से इतना सेड्यूस किया। निधि ने उसके पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं, ऐसे कौन प्यार करता है? देखिए मेरे पूरे शरीर पर लाल निशान पड़ गए हैं, कितना काटा है आपने मुझे।
आहान उसके बॉडी को देखते हुए डेविल स्माइल लिए बोला, हम्मम बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ स्वीटी पाई, देखो तो कैसे बॉडी पर निशान आ गए हैं। आहान की बात सुनकर निधि ने एक नज़र आहान के आंखों में देखा, जहां इस वक्त शैतानियत नाच रही थी। निधि ने उसे अपनी नज़रें फेर ली और अपने आप को देखने लगी। निधि इस वक्त बिना कपड़ों की थी, उसके गोद में ब्लैकेट था। निधि ने जैसे ही खुद को देखा और एकदम से झेप गई। उसने खुद की ब्लैकेट से कवर करते हुए कहा, आप वहां देखिए, कैसे बेशर्मी की तरफ देख रहे हैं। निधि की बात सुनकर आहान उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया है, इसलिए छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें स्वीटी पाए। निधि ने घूरकर आहान को देखा और बेड से उतरते हुए बोली, आपसे बात करना ही बेकार है। आहान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे देखकर बोला, अभी भी सेड्यूस करके कहा चली, लगता है आज तुम बेड से हिलने नहीं वाली हो। निधि ने आहान को गुस्से से घूरकर देखा और अपने हाथों का मुक्का बनाते हुए बोली, आपको मैं पीटूंगी, देख लेना आप। आहान ने निधि के उसी हाथ को पकड़ लिया और उसे अपने ऊपर खींचते हुए अपनी सख्त आवाज में बोला, क्या कहा तुमने, फिर से कहना स्वीटी पाए। आहान की सख्त आवाज सुनकर निधि के रोंगटे खड़े हो गए और वो घूर घूर कर आहान को देखने लगी। दूसरी तरफ पलक, रोनित, आदित्य और परी वापस लौटकर ओजस के घर आ गए थे। रोनित और पलक को छोड़कर आदित्य परी को लेकर वापस मल्होत्रा मैंशन के लिए निकल गया था। उनके जाने के बाद रोनित घर के अंदर जाने लगा। तभी उसने देखा पलक किसी से फोन पर बात कर रही है, जिसे देख रोनित वहीं बाहर बैठकर पलक की बात खत्म होने का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद भी जब पलक की बात खत्म नहीं हुई तो रोनित को उस पर गुस्सा आने लगा। उसने पलक के पास जाकर गुस्से से कहा, घर के अंदर चलो, मैं ये पूरी रात तुम्हारी पहरेदारी नहीं करने वाला, समझी तुम। रोनित की बात सुनकर पलक ने गुस्से से रोनित को देखते हुए कहा, आपको किसने रोका है, जाइए आपका काम करिए, मुझे जब अंदर जाना होगा मैं चली जाऊंगी, आपको इस बात की तकलीफ उठने की जरूरत नहीं है। पलक की बात सुनकर रोनित को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए बोला, अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मुझे मेरे बॉस को जवाब देना होगा, इसलिए चुपचाप अपने कमरे जाकर चाहे जो करो। पलक ने रोनित के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और गुस्से से कमरे में चली गई और जाते हुए बोली, तुम एक दिन बहुत पछताने वाले हो, देखना तुम। रोनित ने उसे इग्नोर किया और कमरे में चला गया। पलक कमरे में आई और बेड पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं रोनित सर, आपको एक दिन मेरे प्यार का एहसास जरूर होगा और तब मैं आपके पास नहीं रुकूंगी, देखना आप। इतना कहकर पलक रोते हुए ही सो गई। नैनीताल ओजस शर्मा हाउस में पहुंच गया था। रात का वक्त था इसलिए सब सो रहे थे। ओजस घर में जाकर सीधा स्टडी रूम में चला गया। उसने स्टडी रूम का जायजा लिया और वहां पर रखे एक टेबल के नीचे से चिप निकाल ली। ओजस ने उस क्लिप को देखते हुए कहा, अब खुलेगा इस शर्मा का असली चेहरा। इतना कहकर ओजस को क्लिप लेकर अपने कमरे में लेकर चला गया। उसने अपने कमरे का दरवाजा लॉक किया और जल्दी से जाकर अपने लैपटॉप से वो क्लिप अटैच करके उसे ओपन किया। धीरे धीरे फाइल ओपन हुई और एक ऑडियो ओजस के कान में पड़ी, जिसे सुनकर ओजस हैरान रह गया। ओजस हैरानी से उस ऑडियो को सुन रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया, जिसकी आवाज़ सुनकर ओजस खुद को संभालते हुए दरवाजा ओपन किया। CH-103 बच्चे की धड़कने, मलिष्का की चाल। ओजस हैरानी से उस ऑडियो को सुन रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया, जिसकी आवाज़ सुनकर ओजस खुद को संभालते हुए दरवाजा ओपन किया। ओजस के सामने दर्पण शर्मा खड़ा था, जिसे देख ओजस ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, आप मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं। दर्पण शर्मा ने ओजस को देखते हुए कहा, क्या मैं अंदर आकर बात कर सकता हूँ। ओजस ने गहरी सांस ली और बोला, हम आइए। दर्पण शर्मा ने अपना सर हिलाया और एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अंदर आ गए, जिसे देख ओजस बोला, जल्दी कहिए मुझे काम है। दर्पण शर्मा अंदर आकर बोला, देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ निधि से दूर रहो और हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो निधि के साथ साथ तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ हो सकता है। ओजस उनकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, पहले तो ठीक था, लेकिन अब आप गलत हाथ चढ़ने जा रहे हैं। आप जिस लड़की को मारने के ख्वाब देख रहे हैं ना, वो उसकी अमानत है जिसे निधि से हद से ज्यादा प्यार है। कहीं निधि को मारने की तैयारी में खुद की कब्र ना खोद दे। अगर आपका कहना खत्म हो गया हो तो यहाँ से चलते बनिए। दर्पण शर्मा ने ओजस को देखा और बोला, देखो ओजस, तुम्हारा बड़ा भाई कैसे सब संभालता है और तुम संभल जाओ, अभी भी वक्त है, कहीं बाद में तुम्हें पछताना ना पड़ जाए। ओजस ने गुस्से से अपने बाप को देखा और बोला, आपने जो कहा मैंने सुन लिया, अब आप जा सकते हैं, मुझे आगे कुछ नहीं सुनना। और एक बात, अगर निधि के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं दे दूंगा। बड़े पापा ने जो हमारे लिए किया वो आप भूल गए हैं पापा, लेकिन मैं नहीं भूला। और जिस भाई के लिए आप मुझसे ये सब कह रहे हैं ना, जाइए जाकर उनसे पूछिए बड़े पापा ने जो आपके नाम प्रॉपर्टी रखी थी उसे वो खा गए या जमीन निगल गई। ओजस की बात सुनकर दर्पण शर्मा हैरानी से उसे देखने लगे। ये देख ओजस ने उन्हें दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे काम है, आपकी बेफिजूल की बातें सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। दर्पण शर्मा ने गुस्से से ओजस को देखा और जाते हुए बोले, मेरा भाई मुझे कभी धोखा नहीं देगा।
ओजस टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, जो अपने बड़े भाई का सगा नहीं हुआ वो आपका कहाँ से होगा। दर्पण शर्मा ओजस को देखते हुए वहां से चले गए। उनके दिमाग में बार बार ओजस की कही बातें आ रही थी। ओजस ने उन्हें देखा और अपना काम करने लगा जिसके लिए वो यहाँ आया था। अगली सुबह आहान की सख्त आवाज सुनकर निधि के रोंगटे खड़े हो गए और वो घूर घूर कर आहान को देखने लगी। आहान ने उसके बालों को हल्का सा खींच लिया और बोला, जाओ फ्रेश हो जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। आहान की बात सुनकर निधि बाथरूम में भाग गई, जिसे देख आहान ने गहरी सांस ली और अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करके निधि और उसके लिए खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद निधि बाहर आई और बेड पर बैठकर लेट गई। आहान ने उसे एक नज़र देखा और उसके सामने खाने की ट्रे रखते हुए बोला, पहले खाना खा लो फिर दवाई खा लेना। हाँ आप मुझे गोली खा ही मार दीजिए, जान निकल रही गई मेरी, निधि ने चीढ़ कर कहा। आहान ने उसे प्यार से अपने पास बैठा लिया और उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हुए बोला, आराम से खाओ अब और मुंह बंद। निधि ने अपना मुंह बनाया और खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद आहान ने निधि को दवाई दी और बोला, तुम रेस्ट करो मेरी मीटिंग है, हम शाम को बाहर घूमने चलेंगे औक। निधि ने अपना सर हाँ में हिला दिया और अपना फ़ोन लेकर बेड पर लेट गई। आहान जाकर रेडी हुआ और निधि के पास आकर खड़ा हो गया। निधि ने उसे देखा और बोली, क्या हुआ। आहान ने उसके माथे को सहलाया और उसके बालों को किस करते हुए बोला, अपना ध्यान रखना। निधि ने अपना सर हिलाया और मोबाइल पर गेम खेलने लगी। आहान ने उसे देखा और कमरे से बाहर आ गया। नीचे हॉल में आकर उसने गार्ड को देखा और बोला, तुम्हारी मैडम यहीं पर है, उसका ध्यान रखना। गार्ड्स ने सर हिलाया और अपनी सहमति जताई। आहान वहां से निकल गया। दूसरी तरफ देहरादून पलक सुबह से अपने कमरे में थी। उसे रोनित के सामने नहीं जाना था। जब ऑफिस का टाइम हुआ वो अपने कमरे से बाहर आई। घर में कोई नहीं था सिवाय दादाजी के। पलक ने जाकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया और ऑफिस के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस में थी। विशु उसका बाहर ही इंतजार कर रही थी। उसने पलक को देखते हुए कहा, आज तेरे मूड को क्या हुआ, अब तो दी और जीजू भी मिल गए हैं, फिर तेरे उदास होने की वजह क्या है मेरी जान। पलक उसे साइड हक करते हुए कहा, बाद में सब बता देती हूँ, अब चले काम करने वरना सर हमें डांट लगा देंगे। विशु उसकी बात सुनकर आराम से बोली, आज कोई नहीं डांटेगा, तुम्हारा टकला वॉचमैन अंकल आज ऑफिस नहीं आया और वो 2 दिन आएंगे भी नहीं। विशु की बात सुनकर पलक हैरान हो गई और बोली, ऐसा क्यों, वो तो रात तक घर में थे अब कहाँ चले गए। विशु, बॉस के साथ मीटिंग के लिए गए हैं। पलक हैरानी से बोली, पर दी तो जीजू के साथ है। विशु, वो सब तो मुझे नहीं पता लेकिन यही सच है कि रोनित सर बॉस के साथ गए हैं और ये बात मुझे मैनेजर रीटा ने बताई है। पलक ने अपना सर हिलाया और जाकर अपने टेबल पर बैठ गई। उसके दिमाग में बार बार यही चल रहा था, रोनित गया तो उसे किसी ने क्यों नहीं बताया। इसी उलझन में वो अपना काम कर रही थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग रोनित पर ही अटका हुआ था। दूसरी तरफ आदित्य और परी हॉस्पिटल जा रहे थे। परी के चेकअप के लिए दोनों घर से निकल गए थे। दोनों ही खामोश थे। परी का हाथ अपने पेट पर था और वो हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर बहुत खुशी थी जो छुपते छुपाई नहीं जा रही थी। आदित्य उसे ऐसे देखकर बोला, क्या हुआ तुम्हें। परी उसे देखते हुए बोली, ये कब बड़ा होगा। परी की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, बहुत जल्दी है तुम्हें। हाँ है, आपकी बहुत सारी शिकायतें जो करने हैं, परी ने मजाक करते हुए कहा तो आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, वो तो तुम अब भी करती हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। परी ने अपना सर हिलाया और बोली, हाँ क्यों ना करूँ, ये मेरा हक है। मेरी शिकायतें मुझसे ही कर लो, क्या पता तुम्हें किसी शिकायत का मौका ना मिले। आदित्य ने प्यार से कहा तो परी मुस्कुरा दी। आदित्य ने उसे दिखा और कहा, खुशी की वजह तो कुछ और ही है, लेकिन तुम बता कुछ और रही हो। परी अपना सर हिलाते हुए बोली, सही पहचाना आपने। आदित्य, तो बताओ क्या वजह है इस बात की कि तुम इतने खुश हो रही हो। मैं भी खुश हो जाऊंगा। परी उसे देखते हुए बोली, अगर वो खुशी आपको अभी बता दी तो आपको इतना खुश होने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप कुछ देर इंतजार करिए फिर आपको पता चल जाएगा। आदित्य ने अपना सर हिलाया और बोला, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं सिवाय इंतजार के। आदित्य की बात सुनकर परी हंसने लगी और बोली, कितना चेंज हो गए हैं आप, पहले कितना गुस्सा करते थे और अब। परी की बात सुनकर आदित्य ने गाड़ी रोक दी और उसके नजदीक अपना चेहरे ले जाते हुए उसके आंखों में देखते हुए बहुत कशिश के साथ बोला, और क्या। परी उसके ऐसे पास आने से लाल हो गई। उसका चेहरा और कान सुर्ख लाल हो गए। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, जिसे महसूस कर आदित्य हल्का सा उसके तरफ झुकते हुए बोला, और अब क्या, बोलो परी। परी पीछे होते हुए हड़बड़ा कर बोली, कुछ नहीं आप चलिए, देर हो रही है। आदित्य उसके हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा दिया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। ये देख परी ने हैरानी से बाहर देखा, वो दोनों हॉस्पिटल के बाहर थे। आदित्य ने परी के साइड का दरवाजा खोल दिया और उसे गाड़ी से उतरने में हेल्प की। आदित्य ने परी का हाथ पकड़ लिया और उसे संभालते हुए हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगा। दोनों को जाते हुए सब देख रहे थे। वहां पर एक गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए थे, जो दूर से ही आदित्य और परी को देख रहे थे।
गाड़ी के अंदर सार्थक, मलिष्का और उल्फत बैठे हुए थे। उल्फत के बारे में चैप्टर नंबर 69 में है। सार्थक ने उल्फत को देखते हुए कहा, अब क्या करना है भाई? उल्फत ने मलिष्का को देखा और बोला, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, बोलो क्या करना चाहती हो? मलिष्का उसे देखते हुए बोली, कुछ नहीं, बस आप उस डॉक्टर से बात करके सब संभालने के लिए कहिए, बाकी सब मैं देख लेती हूँ। उल्फत ने अपना सर हिलाया और मलिष्का को जाने का इशारा किया। मलिष्का ने अपना चेहरा कपड़े से ढक दिया और आदित्य के गार्ड से बचकर हॉस्पिटल के अंदर चली गई। आदित्य और परी इस वक्त डॉक्टर के केबिन में थी। ये लेडीज डॉक्टर अहान की फैमिली डॉक्टर थी। उसने परी को बेड पर लेटाया और उसके पेट पर जेल लगाकर उसके पेट पर मशीन घुमाते हुए उसके पेट में पल रहे बच्चे को दिखाने लगी। आदित्य और परी खुश होकर सब देख रहे थे। तभी उन दोनों के कान में बच्चे की धड़कनें सुनाई दी। परी आंखों में आंसू लिए आदित्य को देखने लगी। आदित्य ने उसे देखा और वो समझ गया आज परी इतना खुश क्यों हो रही थी, क्योंकि आज उन दोनों को अपने बच्चे की धड़कनें सुनाई देने वाली थी, जिसे सुनकर वो दोनों हद से ज्यादा खुश हो रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अपनी जगह पर बैठ गई। परी ने अपने कपड़े ठीक किए और आदित्य का सहारा लेकर बेड से नीचे उतर गई। आदित्य ने परी को चेयर पर बैठाया और खुद उसके पास बैठ गया। डॉक्टर एक पेपर पर कुछ लिखते हुए बोली, बच्चा एकदम स्वस्थ है, कोई इशू नहीं है, सब ठीक है। आप इनका और अच्छे से ख्याल रखिए, हो सके उतना खुश रहने की कोशिश करिए। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और खाने पीने पर अच्छे से ध्यान देना है। बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है, लेकिन इनका वेट प्रेगनेंसी के हिसाब से बहुत कम है, इसलिए इन्हें फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खिलाइए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। आदित्य ने अपना सर हिलाया और बोला कि डॉक्टर, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा और कोई और बात नहीं है ना? डॉक्टर ने अपना सर हिलाया और बोली, नहीं कोई इशू नहीं है, बस ये मेंटली और फिजिकली स्वस्थ रहे। आदित्य ने अपना सर हिलाया और परी को लेकर केबिन से बाहर आया और परी से बोला, सुना ना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? अब कोई दिक्कत हो तुम मुझे बेझिझक बता देना ताकि मुझे पता चले तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। परी ने अपना सर हिलाया और बोली, जी कह दूंगी, बस आप गुस्सा कम करिए। आदित्य ने अपना सर हिलाते हुए कहा, जो हुक्म मिसेस मल्होत्रा। परी और आदित्य एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे। उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी, जो उनके बातों और चेहरे से साफ पता चल रही थी। आदित्य ने परी को देखते हुए कहा, तुम्हें एक सरप्राइज दूं? परी उसकी बात सुनकर बोली, सरप्राइज देने के लिए पूछा नहीं जाता, वो दिया जाता है। आदित्य ने सर हिलाया और अपना फोन निकालकर उसमें कुछ चला दिया और परी के कान के पास अपने फोन को पकड़ते हुए बोला, सुनो। परी ने जैसे ही वो धुन सुनी उसके आंखों में चमक आ गई। वो उनके बच्चों की धड़कनों की धुन थी, जिस आदित्य ने रिकॉर्ड कर लिया था। परी खुश होकर उसके गले लग गई, जिसे देख आदित्य ने उसका सर सहला दिया। परी ने खुश होकर आदित्य को देखा और वो दोनों हाथों में हाथ डालकर आगे जाने लगे। सामने खड़ी मलिष्का उन्हें देख जलभुर रही थी। वो गुस्से से आगे आगे आई और परी को जोर से धक्का दे दिया। मलिष्का का धक्का इतना तेज लगा था कि परी खुद को संभल नहीं पाई और वो नीचे गिर गई। CH-104, मेरी एक साइन भी करोड़ों कमाती है। परी ने खुश होकर आदित्य को देखा और वो दोनों हाथों में हाथ डालकर आगे जाने लगे। सामने खड़ी मलिष्का उन्हें देख जलभुर रही थी। वो गुस्से से आगे आगे आई और परी को जोर से धक्का दे दिया। मलिष्का का धक्का इतना तेज लगा था कि परी खुद को संभल नहीं पाई और वो नीचे गिर गई। परी जैसे ही नीचे गिरी सब लोग घबरा गए और आदित्य तो एकदम से ब्लैंक हो गया। वो परी को उठाने के लिए नीचे झुका, इससे पहले ही परी उठकर खड़ी हो गई। जब परी को धक्का लगा था वो नीचे गिर गई थी, लेकिन उसने अपने घुटनों को फर्श पर टिका दिया था और अपने पेट को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ को फर्श पर रखकर खुद को संभाल लिया था। परी को ठीक देख आदित्य के जान में जान आ गई। उसने परी को अपने सीने से लगाना चाहा, पर परी ने आदित्य को धक्का दिया और मलिष्का को जोर से थप्पड़ मार दिया। परी का थप्पड़ इतना तेज था कि मलिष्का एक तरफ झुक गई, जिस कारण उसके मुंह पर बंधा कपड़ा हट गया। परी ने हैरानी से उसे देखा और बोली, तुम? मलिष्का ने उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ मैं ही हूँ, क्या करोगी ये जानकर कि मैं तुम्हारे बच्चे के मारना चाहती हूँ? परी ने उसे आग उगलती आंखों से देखा और बोली, कोशिश भी मत करना, समझी? तुम मेरे बच्चे से और मेरे पति से दूर रहना, वरना मार डालूंगी। मलिष्का ने नफरत से परी को देखा और बोली, कब तक बचोगी तुम? कभी ना कभी तो हाथ आओगी। वैसे भी अगर तुम और ये बच्चा मर जाता है तो मुझे मेरे बच्चे का बाप मिल जाएगा। नागिन की तरह बैठी को मेरे सर पर ताज बनकर तुम मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हो। मलिष्का की बात सुनकर परी बोली, सही कहा तुमने, मैं तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हूँ और ये कांटा बड़ा जहरीला है। मलिष्का बहन ध्यान रखना, कहीं इसका जहर तुम्हारे पूरी जिंदगी ना तबाह कर दे। परी की बात सुनकर मलिष्का ने आदित्य को देखा और बोली, देखा कैसे बात कर रही है ये लड़की मुझसे और तुम हो के उसे कुछ नहीं कहते? मलिष्का को देख आदित्य अपने दांत पिसते हुए बोला, उसने सिर्फ तुम्हें धमकी दी है, अगर तुम पेट से नहीं होती ना तो इस बार मैं तुम्हारी अर्थी उठवा देता। मलिष्का उसकी बात सुनकर बोली, वाहादी वाह, जब ये लड़की तुम्हारे जिंदगी में नहीं थी तब मैं तुम्हारी सब कुछ थी और एक रात में तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा दिमाग मुझसे हटकर इस लड़की पर आ गया?
ये तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई और तुम एक झटके में इसके हो गए। और मेरा क्या? मैं क्या करूंगी अब आदित्य मल्होत्रा, मेरा क्या? आदित्य ने मलिष्का को देखा और बोला, यहाँ तमाशा मत करो मलिष्का, और ये सब जो हुआ है ना, इसकी वजह भी तुम ही हो। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकती हो, ये मैंने नहीं सोचा था। मेरे लिए तो तुम उसी दिन मर गई थी जिस दिन मेरे सामने तुम्हारी सच्चाई आ गई थी। आदित्य की बात सुनकर मलिष्का के चेहरे के भाव बदल गए। उसने आदित्य को ऐसे देखा जैसे वो जानना चाहती हो कि आदित्य को उसके बारे में ऐसा क्या पता चला है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। आदित्य ने उसके चेहरे के भाव देखे और टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, मेरे बीवी और बच्चे से दूर रहना, वरना मैं भी भूल जाऊंगा कि तुम किसी और मर्द के बच्चे की बीवी बनने वाली हो, और वो कौन है इसके बारे में भी मुझे पता है। आदित्य की बात सुनकर मलिष्का के चेहरे के भाव बदल गए। वही परी ने हैरानी से आदित्य को देखा। उसे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि मलिष्का के पेट में पल रहा बच्चा आदित्य का नहीं किसी और का है। आदित्य ने परी को अपने गोद में उठा लिया और मलिष्का को देखते हुए बोला, क्या कहा था तुमने कि इस लड़की में ऐसा क्या है जो तुम में नहीं है? तो सुनो मलिष्का, ये लड़की मेरे जिंदगी की वो वजूद है जिसने मुझसे मिलाया है। प्यार किसे कहते हैं वो मुझे आज समझ आया है। जो सुकून मुझे तुम्हारे पास नहीं मिलता था ना, वो सुकून सिर्फ इसके पास होने से मिलता है। इतना कहकर आदित्य तेज कदम लेकर परी को अपने साथ लेकर चला गया। परी ने अपना सर आदित्य के कंधे पर रखा और अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे को महसूस करने लगी। आदित्य ने बाहर आकर परी को गाड़ी में बैठा दिया और सतीश को देखते हुए बोला, इस लड़की पर ध्यान दो सतीश, मुझे इसकी एक एक मिनट की भी जानकारी चाहिए। ये कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब कुछ। सतीश ने अपना सर हिलाया और बोला, हो जाएगा बॉस। आदित्य गाड़ी में बैठते हुए बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक पार्क के पास आकर रुक गए। आदित्य ने परी को बाहर आने का इशारा किया और वो उसे लेकर पार्क में चला गया। वो परी को रिलैक्स महसूस करना चाहता था। अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ वो बहुत भयानक था, एकदम किसी बुरे सपने की तरह। आदित्य परी को अपने पास बैठाकर वहां खेल रहे बच्चों को देखने लगा। दूसरी तरफ कविता और आदिल वहां से दुबई आ गए थे। कविता को आरोही के बारे में पता चल गया था और अब वो बहुत गुस्से में थे। आदिल उसके पास बैठा हुआ उसे समझा रहा था, देखो कवि, शांत हो जाओ, हम उससे सबका हिसाब लेंगे। उसने जो हमारी बच्ची के साथ किया उसका हिसाब तो उसे चुकाना होगा, लेकिन सब्र से काम लो। अब वो तोफ का गोला बना हुआ है, अगर हम इस वक्त उस पर हमला करेंगे तो वो हमें खत्म कर देगा। इसलिए सब शांत होने दो। उसके सिर्फ हम ही दुश्मन नहीं है, और भी कई सारे हैं, कोई तो उसे खत्म करने की कोशिश करेगा। कविता उसे देखते हुए बोली, तुम ये बताओ तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी, तुम उसे कैसे जानते हो, तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ पता है? आदिल मुस्कुराते हुए बोला, बहुत पुरानी दुश्मनी है, सब पता चल जाएगा, बस इंतजार करो उस दिन का जब सच्चाई सामने होगी। कविता बस उसे घूरती हुई रह गई। ये देख आदिल मुस्कुरा दिया और बोला, बहुत गहरा राज छुपा कर बैठा है, ये बहुत कुछ है जो सबसे छुपा हुआ है। शुरुआत ही हमसे हुई है, अब अंत भी मैं ही करूंगा। कविता ने उसे देखा और बोला, अब घुमाने भी ले जाओ मुझे, घर पर बंद मत करो। आदिल ने सर हिलाया और उसे लेकर बाहर चला गया। मालदीव। निधि कमरे में सो रही थी। कमरे में टीवी ऑन था, एसी फुल था, सब दरवाजे खिड़कियां खुली हुई थी और निधि सिकुड़ कर सो रही थी। शाम को जब अहान विला वापस आया, कमरे का हाल और निधि को देख उसने अपना सर हिलाया। उसने निधि को देखते हुए कहा, ये लड़की एक दिन के इतनी ज्यादा थक गई है, लगता अब इसकी आदत डालनी पड़ेगी मुझे। उसने जाकर निधि के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया और एसी का टेम्परेचर कम कर दिया, फिर सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया तो उसकी नज़र अपने फ़ोन पर चली गई, जिस पर अंश का कॉल आ रहा था। अहान ने अपना फ़ोन उठाया और कान पर लगा दिया। दूसरी तरफ से अंश की आवाज़ आई, वो लड़की यहाँ आकर पता नहीं क्या कर रही है। वो किसी और लड़के से बात कर रही थी और इतना खुश थी जैसे वो हम सबसे दूर जाकर बहुत खुश है। अहान उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, क्या तुम मिले उससे? अंश, नहीं मिला, लेकिन मैं उसके घर गया था। उसका भाई और बाप थोड़े टेढ़े किस्म के आदमी है, मुझे डर है कहीं वो उसके साथ सच में कुछ कर ना दे। मैं उससे नहीं मिला, कहीं मेरे जाने से उन्हें शक ना हो जाए। अहान ने उसकी बात सुनकर कहा, अब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, उनके बारे में सब कुछ पता करो, बाद में सब देखते हैं। अंश गहरी सांस लेकर बोला, दादू से कह दो मेरी भी तुम्हारी तरह शादी करा दे यार, झंझट ही खत्म हो जाएगा। अहान उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर शांति के बाद वो बोला, तुमने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की थी ना, उसका क्या हुआ? अंश, क्या होना है, तब से हम कॉलेज कहाँ गए हैं, जाते तब कुछ होता ना। अहान कुछ सोचते हुए बोला, हम ठीक है, तुम करो अपना काम, मैं देखता हूँ। अंश, हैप्पी बर्थडे, इस बार तेरा बर्थडे बहुत स्पेशल होगा नहीं? अहान अंश की बात का मतलब समझते हुए बोला, रखो फोन अब। इतना कहकर अहान ने फोन कट कर दिया और निधि को देखने लगा, जो अब भी सो रही थी। अहान ने जाकर उसे उठाते हुए कहा, उठ जाओ स्वीटी पाई, बहुत देर हो गई है।
निधि उसकी आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलते हुए बोली, आप आ गए सेडू। आहान ने अपना सर हिलाते हुए कहा, जाओ जल्दी रेडी हो जाओ, हमें देर हो रही है। निधि ने अपना सर हिलाया और फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद आहान और निधि बीच पर घूमने चले गए। वो दोनों घूम रहे थे पर वहां कुछ लोग थे जो उन दोनों पर नजर रखे हुए थे। रोनित भी बाहर गार्ड्स के साथ था। वो अपने और पलक के बारे में सोच रहा था। आहान ने निधि को देखते हुए कहा, ईशा से बात हुई तुम्हारी? निधि अपना सर हिलाते हुए बोली, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। उसने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है। मैं बहुत नाराज हूँ। आहान ने उसके कमर में अपना हाथ डालते हुए कहा, तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह जायज है स्वीटी पाई, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम उससे बात करो। निधि ने आहान को देखा और बोली, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आहान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसे एक होटल में ले जाते हुए बोला, चलो तुम कुछ खा लो। निधि ने अपना सर हिलाया और बोली, मैंने जो आपसे कहा था आपने वो किया। आहान बिना किसी भाव के यहाँ वहाँ देखते हुए बोला, मेरे आदमी काम पर लगे हैं, पता चल जाएगा। निधि ने अपना सर हिला दिया और आहान के पास बैठ गई। आहान इस वक्त जहाँ था वो प्राइवेट एरिया था, इसलिए वहाँ बहुत कम लोग थे जो आसपास के विला में रहने वाले लोग थे। आहान और निधि जिस टेबल पर बैठे हुए थे, उनके पीछे के टेबल पर दो आदमी बैठे हुए थे जो आपस में बातें करते हुए खाना खा रहे थे। आहान और निधि भी अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। तभी वहां रोनित आया और आहान के कान में कुछ कहने लगा, जिसे सुनकर आहान बोला, उनसे कहो ये मेरा प्राइवेट टाइम है, मैं अभी किसी से नहीं मिल सकता। रोनित ने परेशान होकर कहा, बॉस सिर्फ पेपर साइन करने हैं। उन लोगों की रात की फ्लाइट है। इसके बाद हम भी यहाँ का काम खत्म करके वापस जा पाएंगे। बस 2 मिनट का काम है। निधि ने उनकी बातें सुनी और आहान से बोली, आप सच में बहुत ज्यादा अगडू है, एक साइन के लिए भी कितना भाव खा रहे हैं। आहान ने निधि को देखते हुए एटीट्यूड से कहा, मेरी एक साइन भी करोड़ों कमाती है स्वीटी पाई। निधि मुंह बनाकर बोली, तो जाए उस इंसान का भला कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आप पर। आहान ने अपना सर हिलाया और बोला, यही बैठी रहो, मैं अभी आया। निधि ने अपना सर हिला दिया। ये देख आहान वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो देखा वहां पर निधि नहीं थी और नहीं वो आदमी। पूरा होटल खाली था।